ज़रा हटके में खुशामदीद। मैं हूँ शाहज़ेब जिलानी, मेरे साथ हैं ज़रार खोड़ो और इस्लामाबाद से हमारे साथ हैं वसअतुल्लाह ख़ान। पाकिस्तान हमारा मुल्क नेमतों से माला माल है, कुदरती वसाइल से माला माल है। यहाँ पे लोग जो हैं वो बड़े मेहनती लोग हैं, लेकिन पिछले 75 साल में जो हमने मुल्क के साथ किया है, जो हशर नशर किया है, जो बार बार मिलिट्री इंटरवेंशंस हुई हैं, हमारे लीडर्स ने जो इकॉनमी के साथ किया है, आज हम एक बड़े ही क्राइसिस में खड़े हैं। पाकिस्तान आज डेस्परेट है। हमें मुल्क चलाने के लिए फ़ौरी तौर पर IMF का ठप्पा चाहिए। बात बन जाएगी तो मुल्क में पैसा आएगा तो हमारे जो दोस्त ममालिक हैं उनका एतमाद बढ़ेगा और हम ये मुल्क जो है चलाने के काबिल हो जाएंगे। पूरी कोशिश इस वक्त ये है कि हम डिफ़ॉल्ट ना करें। ये IMF के साथ जो बातचीत चल रही है, इस वक्त सबकी नज़रें इस्लामाबाद पर हैं। रिपोर्ट्स ये हैं कि पिछले 9-10 दिन से जो IMF की टीम आई हुई है वो मुज़ाकरात तकरीबन फ़ाइनल हो चुके हैं। किसी भी लम्हे वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार आएंगे हमारे टेलीविज़न स्क्रीन पर और इस माहदे की तफसीलात हमें बताएंगे। लेकिन इस मरहले पर ज़ाहिर है कि कुछ लोग सुख का सांस लेंगे, लेकिन हमें ये जहन में रखना चाहिए कि यहाँ तक जो मुल्क को हमने पहुँचाया है उसमें सब ने बड़ी मेहनत से अपना हिस्सा डाला है, चाहे वो हमारे इदारे हों, चाहे हमारी सियासी क़यादत हो। उसकी एक झलक, एक जो है रिमाइंडर मारते हैं। प्राइम मिनिस्टर बेकारियों की तरह IMF से पैसे मांगता है, जो आपको कर्जा देता है आपको उसके पैर पकड़ने पड़ते हैं। ना अमेरिका ना IMF किसी से बेकारियों की तरह कर्जे नहीं लेने। लेकिन आखिर हमें जाना पड़ा और IMF की जो कंडीशंस थी वो मुश्किल थी। IMF के दरमियान मुआहिदा किया गया है, वो पाकिस्तान के मुफाद का नहीं, पाकिस्तान के अवाम का मुफाद का नहीं, वो PTIMF का मुफाद में है और हम कंप्लीटली रिजेक्ट भी करती है। IMF और नो IMF प्लीज। तो अगर आप 2 महीने और कर लेंगे तो कौन सी क़यामत आ जाएगी? किसी को आई टू आई यानी बात करनी पड़ेगी IMF के साथ। वो IMF वो दुनिया मैंने 98-99 में इनसे डील किया हुआ है। We should not be, we should have spine to talk to them. जी, तो प्रेस कॉन्फ्रेंसों में भड़कियां मारना, जलसों में ये कहना कि हम खुदकुशी कर लेंगे, IMF के पास नहीं जाएंगे, मेरा ख्याल है कि अब सबकी बातें खुलकर सामने आ चुकी हैं। मेरा ख्याल है काफ़ी टाइम से खुली हुई है। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि यार मुझे अब थोड़ा सा तरस आ रहा है बेचारे IMF के पास। IMF हमारे पास नहीं आता, हम IMF के पास जाते हैं और सीधी सीधी वजह इसकी ये है कि हम अपनी तरीक़ाकार, अपने करतूत तो हम ठीक करने के लिए राज़ी नहीं हैं, तो हमें बार बार जाने होते हैं। मतलब थोड़ी सी अगर आप सिर्फ इस खित्ते को देखें, हाँ, तो 1988 से लेकर मैं इस वाले को नहीं काउंट कर रहा, 12 बार हम IMF प्रोग्राम्स की तरफ गए, मोर और लेस ऑफ वन लेवल और दी अदर। भारत एक दफ़ा गया था 1991 में। 1990 से आप ले तो बांग्लादेश की 3 फैसिलिटीज़ हुई, अभी वो क्लाइमेट चेंज वाली है, उसको मैं इसमें नहीं गिनता। श्रीलंका की अभी तीसरी चल रही है जो बिकॉज गायरों के दिवालिया हो गए, और नेपाल के पास एक है। हम वाकई स्पेशल केस हैं। तो आपने चूँकि IMF के मुज़ाकरात की भी बात की, तो हमारे साथ इस वक्त 2 एक्सपर्ट हमें ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर खाकान लंदन से हमारे साथ हैं, वज़ारत ख़ज़ाना में काम कर चुके हैं, IMF के साथ जो मुज़ाकरात माजी में होते रहे हैं उसका हिस्सा रहे हैं, और माहिर माशियात अम्मार हबीब भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब आपकी तरफ मैं आना चाहूँगा कि ज़ाहिर है कि अभी इसहाक़ डार साहब ने आके तफसीलात बतानी हैं। हम ये जानते हैं कि ये डील तकरीबन हो ही गई है, तो इसके बाद हमें $1 अरब डॉलर से ऊपर का कुछ अमाउंट मिलेगा, तो जो कर्ज़ों की अदायगियाँ हैं उनमें आसानी हो जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये जो डील होने जा रही है, इसके बाद मुल्क में महंगाई, गुर्बत और बेरोज़गारी पर हम क्या असरात की तवक्को कर सकते हैं आने वाले चंद महीनों में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जस्ट सो दैट एवरीवन अंडरस्टैंड्स, हम इस वक्त यहाँ खड़े हैं कि हमने बहुत बड़े गैप्स जो IMF के साथ थे, मेरा ख्याल है उनमें काफ़ी पेशरफ्त कर ली है। ये गैप एक मालियाती खसारे का है, ये गैप एक एनर्जी सेक्टर में पेट्रोलियम और हमारा जो पावर सेक्टर है उसमें बहुत बड़ा गैप था। फिर हमारा गैप है कि हमने एक्सटर्नल फाइनेंसिंग को किस तरह पूरा करना है। मेरा ख्याल है कि ये गैप अब भी पूरा नहीं हुआ। हमें एक ज़रूर आज रात को या किसी भी वक्त एक मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज़ मिल जाएगा। इसको स्टडी करने में हमें कुछ दिन लगेंगे।
उसके बाद मैं कभी उम्मीद रखता हूं कि पाकिस्तान स्टाफ लेवल एग्रीमेंट में मूव कर जाएगा। मेरा ख्याल है इस तरह का कोई फ्रेमवर्क आपको दिखाई देगा। लेट्स होप कि हमारे जो सारे गैप्स हैं उन पे जब भी अनाउंसमेंट आए, जो भी कम्युनिके दोनों साइड से आए, वो लार्जली फिल हो गए हों। पर ये याद रखिए कि इस वक्त एक ऐसा डॉलर लिक्विडिटी क्रंच है कि कोई भी और आईएमएफ के अलावा इसको पूरा नहीं कर सकता। इससे मेरा मतलब ये है 2.9 अरब डॉलर के रिजर्व्स नहीं होने चाहिए थे। वेयर पाकिस्तान स्टैंड्स टुडे, पाकिस्तान शुड एब्सोल्युटली नॉट हैव बीन हियर। इन द शॉर्ट टर्म तो अक्टूबर में ही 9th रिव्यू कर लेते, यही सारी चीजें तय कर लेते, तो मेरा ख्याल है कि आपके रिजर्व्स कम से कम अगर दुगने नहीं इससे तो कहीं दुगने से भी थोड़े बढ़ के होते। आपका कुछ कमर्शियल चला गया वापस, वो रीफाइनेंस हो जाता। आपका चाइनीज कमर्शियल चला गया, वो रीफाइनेंस हो जाता। शायद सऊदीया के पैसे आ जाते। अब ये होगा कि ये जो मैं कह रहा हूं, ये आपके आने वाले वक्तों में ये पैसे आ जाएंगे, ये डॉलर लिक्विडिटी क्रंच निकल जाएगा। ऐसा निकलेगा कि आप अभी भी यू विल हैव सम ब्रीदिंग स्पेस। पर इसका एक असर ये आएगा कि 27.6% की इस वक्त आपकी इन्फ्लेशन है। जब ये प्राइसिंग रिफॉर्म्स मुल्क में लागू होंगे तो ये इन्फ्लेशन जो एम्पिरिकल वर्क दिखाई दे रहा है 35% को शायद क्रॉस कर जाएगी। पर ये फिर भी उससे बेहतर है कि मुआहिदा नहीं करेंगे तो श्रीलंका और घाना की तरफ जाएंगे, जो शॉर्टेजेस में इन्फ्लेशन कहीं भी जा सकती है, 60% भी हो सकती है, 70% भी हो सकती है। अच्छा, पर जो आपको जी सॉरी खाकान साहब, ये इन्फ्लेशन पे आने से पहले मैं बस एक चीज़ थोड़ी सी क्लियर करना चाह रहा हूँ। देखिए, ये तो हम सबको पता है, मेरा ख्याल है कि आपके साथ भी जो पिछली 4-5 बार बात हुई है, हमारे के साथ भी, तो ये तो इसमें तो हमें पता था कि हमने जाना है आईएमएफ के पास। अब जैसे आप कह रहे थे कि यार 2.9 बिलियन डॉलर्स अभी आपके फॉरेक्स रिजर्व से, ये नहीं होना चाहिए था और ये शायद अवॉइड हो जाता अगर वक्त पे आपने दवा ले ली होती। तो यार ये आपको समझ में आ रही है, हमें भी समझ में आ रही है, हमारा सबको समझ में आ रही है, ये हुकूमत को क्यों नहीं समझ में आई थी? बड़ा सिंपल सवाल। बहुत अच्छा सवाल है और बहुत कम लोग आपको इसका जवाब देंगे। बट चूंकि मैंने जिंदगी हमेशा ऐसे काटी है कि मैंने कोई भी हुकूमत हो उसके साथ ये कोशिश की है कि उसके साथ एंगेज रहा जाए, बिकॉज अच्छा पॉलिसी मेकर वही होता है जो प्रोफेशनली किसी भी पॉइंट पे हेल्प कर सके। हुकूमत ने एक कोशिश की और वो कोशिश यूं थी कि पॉलिटिकली टॉक्सिक और अनपॉपुलर कॉल्स जो हैं उनको मिनिमाइज किया जाए और वो इस तरह किया जाए कि सऊदीया से 2 अरब डॉलर, यूएई से 1 अरब डॉलर, कतर से हमारे कुछ एसेट्स की सेल करके कुछ वक्त ऐसा गुजार लिया जाए और शायद वो वक्त जो है वो हमें थोड़ा सा एक ब्रीदर दे दे और ये वक्त गुजर जाए। बट आई थिंक कि इंटरनेशनल आर्किटेक्चर तब्दील हो चुका है, पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन तब्दील हो चुकी है, दुनिया कसाद बाजारी में है और हाई इन्फ्लेशन में है और हाई इंटरेस्ट रेट में है। आई थिंक ये चीजें हुकूमत देख नहीं पाई और जो पहली चीजें हुकूमत ने अटेम्प्ट की वो कामयाब नहीं हो पाई। सो बैक टू द आईएमएफ। तो हमें काफी महंगा पड़ गया ना। यहाँ पे मुझे थोड़ा एक सेकंड के लिए दोबारा पॉज करना होगा। यार बच्चे को पता है कि इंटरनेशनल एनवायरनमेंट चेंज हो गई है, ग्लोबल इंटरेस्ट रेट्स का जो हो रहा है वो सबको पता है। अगेन मैं काफ़ी हैरान हूं। साहब की मिसकैलकुलेशन कह लें, अना कह लें, ईगो कह लें, ये बहुत महंगा पड़ा, भारी पड़ा हमें। अमार हबीब साहब, आपकी तरफ मैं आना चाह रहा हूँ। ये ज़रा बताइएगा कि इन्फ्लेशन पे तो डॉक्टर साहब ने हमें बता दिया कि ये 27 से 33 तक मिनिमम जो है ये हो सकता है। बाकी ज़रा बताएं कि हमारे यहाँ अभी कहा जा रहा है कि जीएसटी लागू होगा, हमारे यहाँ पेट्रोल, गैस, डीजल की कीमतें ऊपर जाएंगी। इसमें ज़्यादा डिटेल्स आएंगी तभी पता चलेगा, लेकिन ये कितना तेज़ी से हम इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगले चंद महीनों में? आप देखें, ये जो चेंजेस करनी होंगी ये अगले चंद महीनों की तो बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं, ये अगले चंद दिनों में जो है ये चेंजेस करनी होंगी। पेट्रोल कीमत में मेरे ख्याल से 25 से 30 रुपए का इजाफा जो है वो होगा। इसके अलावा गैस की कीमतें बढ़ेंगी और दीगर जो सब्सिडीज अगर मिल रही हैं जिन जगहों पे वो कम होंगी। और मोर देन दैट, अभी ये प्रोग्राम की डिटेल्स आएंगी तो ज़्यादा पता लगेगा। हो सकता है कि टैक्स रेट भी बढ़ जाए या सेल्स टैक्स जो है वो भी बढ़ जाए। तो इसका जो है इनडायरेक्ट इम्पैक्ट या डायरेक्ट इम्पैक्ट महंगाई पे होगा और तभी जैसे खाकान साहब ने बोला कि 30 से 35% तो इन्फ्लेशन होगी और ये आगे और बढ़ती हुई हमको नजर आएगी टिल द टाइम ये सारी चीजें सेटल नहीं हो जाएं, जो कि
अभी जो हालात लग रहे हैं उसके हिसाब से ये भी सेटल होना मुश्किल लग रहा है। हो सकता है हमें 6-8 महीने बाद फिर से वापस जाना पड़े एक एडिशनल ट्रांच के लिए या किसी किस्म के एक्सटेंशन के लिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये टेम्परेरी रिलीफ है, ये आपको सिर्फ चंद महीनों के लिए, आप सिर्फ मईशत को डूबने से बचा रहे हैं। अच्छा, ये बीच में ये जो टॉक्स चल रही थी, तो जो कवरेज हो रही थी उसकी, तो ये भी हमें बातें सुनने को मिली डॉक्टर साहब कि IMF अब ये भी कह रहा है कि आपके यहाँ जो सरकारी मुलाजमीन हैं वो अपने असासे डिक्लेयर करें, क्योंकि ज़ाहिर करप्शन एक हमारे यहाँ बहुत बड़ा इशू है। लेकिन उसमें से फिर हमने ये भी सुना कि उसमें ज़ाहिर है कि हमारी जुडिशरी और आर्म्ड फोर्सेस उसमें नहीं होंगे। तो श्रीलंका में भी हमने देखा, उन्होंने कहा कि आप डिफेंस बजट कम करें। ये इज़ दैट बिलीवेबल कि IMF अब हमें मजबूर करे कि आप सोचें इस पर, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जिनसे हम इनकार ही रहे हैं अभी तक। देखिए, मैंने हमेशा कहा है कि पाकिस्तान में सबसे पहली चीज, अगर IMF मुझे ये कहता कि आप डिफेंस बजट कम करें, तो मैं उन्हें कहता कि इससे पहले बहुत सा इंपॉर्टेंट रिफॉर्म है वो मुझसे करा लीजिए बजट का, फिर मैं जरूर कोई और बात करूंगा। एक सबसे बड़ा रिफॉर्म है पेंशन्स का, वो ज्यादा थ्रेटनिंग है कंपेयर टू माय अदर रिफॉर्म्स। क्यों? क्योंकि 250 अरब था 6 साल पहले, आज 500 अरब रुपया है। दिस इज व्हाट आई कीप सेइंग कि कॉम्पिटेंस ऑफ द रेसिपिएंट टीम जो है वो डिटरमिन करती है कि रिफॉर्म वर्क कितना अच्छा होता है और आप कितनी लीवे ले सकते हैं। और आई एम सॉरी टू से कि मुझे पाकिस्तान की साइड पे ये भी एक मिसनोमर, आई कीप सेइंग दिस एंड ये भी एक गलती लगती है कि पाकिस्तान ने जैसे कोई 22 प्रोग्राम किए हैं। पाकिस्तान में कतई तौर पे 22 प्रोग्राम नहीं किए। पाकिस्तान में अपनी हिस्ट्री में एक IMF का प्रोग्राम किया है, वो 2016 का प्रोग्राम था। चूंकि मैंने एंकर किया है, मैं कोर टीम का पार्ट था उस प्रोग्राम का, सो मैं बहुत बखूबी जानता हूं कि पाकिस्तान ने कभी भी ये प्रोग्राम एंटर किए हैं बट वी कम आउट। सो यही आज भी हो रहा है। आप याद रखिए, आई एम सॉरी मैं आता हूं आपकी तरफ, मुझे अब भी तशवीश है कि किसान आज अगर स्टाफ लेवल एग्रीमेंट नहीं करता, फॉर मी दैट्स नॉट अ कंफर्टेबल पोजीशन टू बी इन। अगर 9 दिन की मुज़ाकरात के बाद आई शुड हैव had the groundwork done, I should have had the pricing changes under the belt, and I should have closed this staff level. अभी भी अगर मैं कहूं कि बड़ी अच्छी पेशरफ्त हुई, I am not happy with that. But having said that, अब देखिए, सो पेंशन रिफॉर्म में करता, मैं PSDP का रिफॉर्म करता। आपका PSDP 700 अरब रुपए का है। आधे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो फ्लफ हैं, आधे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो जाने चाहिए प्रोविंसेस को। पहले मैं ये 2 रिफॉर्म तो कर लूं, फिर मेरे पास एक रिफॉर्म है 5280 रुपए का, जो कि मेरे पास खड़ा हुआ है इंटरेस्ट की मद में। अब मैं इंटरेस्ट की मद में 5280 दे रहा हूं। मैं ये 3 रिफॉर्म करूंगा तो फिर मैं डिफेंस की बात भी कर लूंगा। सो आई हैव टू प्रायोरिटाइज एज अ पॉलिसी मेकर। पर मैं रिपीट करता चलूं कि आई एम not going to be comfortable till I see a staff level agreement between Pakistan and IMF, and this is what I keep telling both the sides. सिर्फ पेशरफ जो है is not a comfortable position at $2.9 billion of reserves to hold. तो फिर क्या हम एक थोड़ा सा मोहतात होना चाहिए, क्योंकि मुझे तो ये दोपहर से हम सुन रहे हैं हमार कि किसी भी वक्त, बल्कि एक्चुअली कल रात से हम सुन रहे हैं, और अभी भी हमें रिपोर्ट्स ये हैं कि जी बस क्यू ब्लॉक में जो है सारे रिपोर्टर्स बैठे हुए हैं। और मुझे कुछ ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल जैसे कि हम इसाक डार का नहीं बल्कि मुफ्ती मुनीब का इंतजार कर रहे हैं ना, कि यार ईद होगी या नहीं होगी। तो यार अमार अमीन, अगर हम सिंपली, जैसे डॉक्टर साहब भी बात कर रहे थे और उनकी जो बातें हैं वो बड़ी मतलब लॉजिकल है और सेंसिबल है, और इस तरह की चीज़ें हैं कि अगर आप कर रहे हैं, अगर मैं कर रहा हूँ, अगर डॉक्टर साहब कर रहे हैं, तो यार हुकूमत को इन चीज़ों का पता होना नहीं चाहिए था। तो ये जो क्राइसिस ऑफ कॉम्पिटेंस है यार, ये थोड़ा सा आप मुझे समझा सकते हैं? ये क्राइसिस ऑफ कॉम्पिटेंस के अलावा ये फेस्टिवल ऑफ मीडियोक्रिटी है, जिस तरह आप इसको देख लें। बेसिकली ये जो बात कर रहे हैं, ये आज से 6 महीने पहले नहीं, आज से साल पहले हमें ये सारी चीजें प्रीएम्प्ट करके प्रोग्राम में एंटर हो जाना चाहिए था, टू सेफगार्ड आवरसेल्फ, टू सेफ आवर पोजीशन, और ये रिफॉर्म्स हमें कर देने चाहिए। ये सबको पता है। पेंशन की जैसे बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, पेंशन को अभी अगर 27% इन्फ्लेशन होनी तो अगले बजट में पेंशन एकदम से बढ़नी भी है 20%। आई थिंक 2 से 3 साल में 1 खरब रुपए की जो है हमारा पेंशन का बिल होगा, और हमारे पास पैसे नहीं होंगे ये कहीं से कुछ करने के। तो ये सारे रिफॉर्म्स हैं जो कि जरूरी हैं। जो थोड़े से भी नंबर समझ सकता है वो ये देख सकता है कि ये रिफॉर्म करने की जरूरत है, मगर कोई रिफॉर्म करना नहीं चाहता, क्योंकि उसका मतलब है कि आप एक अनपॉपुलर डिसीजन लेंगे, और जो पॉलिटिकल हालात चल रहे हैं उसमें कोई अनपॉपुलर डिसीजन नहीं लेना चाहता। तो इसी तरह ये चलता रहेगा, और आई डोंट सी, टू बी ऑनेस्ट, किसी किस्म की कोई होप के अभी एक्चुअली कंप्लीट प्रोग्राम या कोई एक्चुअल हम जो हैं किसी किस्म का एक प्रॉपर रिफॉर्म ले आए। अमार, आप प्लीज़ हमारे साथ रहिएगा। डॉक्टर साहब, आप भी, हमें एक छोटा लेना है,
वापस आके गुफ्तगू को जारी रखते हैं। मौजू हमारा जो है वही है, IMF से जो कर्ज़े की किस्त मिल रही है। मैं अपने बचपन से देखता आ रहा हूँ कि हमारी जो भी हुकूमतें होती हैं, एक चीज़ को वो बहुत ही कमाल अचीवमेंट बना के पेश करती हैं। चाइना से कर्ज़ा मिल गया ज़बरदस्त, अमेरिका से कर्ज़ा मिल गया या IMF से कर्ज़ा मिल गया, हम जश्न मनाते हैं। मतलब पता नहीं दुनिया में कितनी कौमें हैं जो कर्ज़ा मिलने पे जश्न मनाती हैं कि दुनिया जहान की नेमत हाथ आ गई। बकौल मुश्ताक यूसुफ़ी शायद उसकी वजह ये है कि हम कर्ज़ को आमदनी शुमार करते हैं और ये फ़र्ज़ कर लेते हैं हमें तो वापस करना नहीं, हमारे बच्चे होंगे, IMF होगा, देखा जाएगा, हम तो होंगे नहीं। डॉक्टर खाकान नजीब और अम्मार हबीब साहब, वक्फे से पहले आप कह रहे थे कि जब तक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट अपनी आंखें देख के ठंडी ना हो जाए तब तक यकीन नहीं करना चाहिए, और वही ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई कि IMF की टीम ने कहा है कि हमने हेडक्वार्टर भेज दिया है, अब वहाँ वो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट की जो है इबारत डिस्कस करने के बाद 2-3 दिन लगेंगे, उनका कहना ये मज़ीद 2-3 दिन। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि हमारा जो माशी DNA है उसके बारे में होता ये है, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि IMF का सिर्फ एक प्रोग्राम पाकिस्तान की तारीख में कंप्लीट हुआ है, हालांकि 58 से हम IMF के पास जा रहे हैं। हम होता ये है, फार्मूला जो हमारा है कि IMF की इस्लाहात पे 2-3 साल अमल करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, कड़वी गोलियां समझ के, उसके बाद इलेक्शन ईयर आ जाता है या कोई और चीज़ आ जाती है और फिर वोटर को राग़िब करने के लिए हम सारी टोपियां फेंक देते हैं और दोबारा सब्सिडी की सिगरेट की तरफ आ जाते हैं। तो क्या यही है हमारा माशी DNA, और इफ़ यस तो इस बार क्या मुख्तलिफ होगा इससे? देखिए, पाकिस्तान जब भी IMF से बाहर आता है, ना सिर्फ हम सब्सिडीज की मद में बढ़ जाते हैं, हम अपना ये जो फिस्कल खसारा है ना, इसको बढ़ा देते हैं। और ये याद रखिए कि किसी भी मुल्क के लिए जो मालियाती खसारा है कि वो कितनी कमाई करता है और वो कितना खर्च करता है। आप यकीन करेंगे, हैरानगी की बात है कि पिछले 3 साल में जब हम फंड के साथ इंगेज भी थे तो हम 8% ऑफ GDP पे थे। जब हमने लास्ट प्रोग्राम कंप्लीट किया तो IMF से हमने तय किया कि हमें 3-4% से ऊपर नहीं जाना चाहिए, तो हम डबल क्लॉक कर रहे थे। ये इन्फ्लेशन भी बढ़ाता है और ये हमारे करंट अकाउंट यानी कि जो हमारा माली खसारा जो एक्सटर्नल है उसको भी अफेक्ट करता है। तो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। हम अपना जो बजट का फ्रेमवर्क है उसमें से निकल जाते हैं और हम उसमें से निकलकर अपनी टैक्सेस हर साल जो तय करते हैं वो नहीं पूरे कर पाते। मतलब जो एक कलीदी नंबर है ना पाकिस्तान का, जिसको मैं कहता हूं कि अगर इसको ठीक नहीं करेंगे तो कभी भी IMF से जान नहीं छूटेगी, वो है 10% ऑफ GDP हम कमाते हैं अपने टैक्सेस में। पिछली 2 दिहाइयों से हम 10% पे ही हैं, नीचे गए हैं थोड़ा सा 11 तक गए हैं, वापस 10 पे आ जाते हैं। ये आज के NFC फ्रेमवर्क में और आज के लार्जर फ्रेमवर्क में ये 15% ऑफ GDP मिनिमम है। जितनी भी हमने रिसर्च वर्क की है, जितनी भी हमने तहकीक की है, उसमें हमारे सामने ये बात बिल्कुल आया हो गई है। अब ये 5% ऑफ GDP आना है नए सेक्टर से जिन पे हम टैक्स लगाना नहीं चाहते, और वो सेक्टर्स मतलब मेरे तो वो फेवरेट सेक्टर्स हैं टैक्स लगाने को। नंबर 1 प्रॉपर्टी, नंबर 2 एग्रीकल्चर इनकम टैक्स, नंबर 3 रिटेल। ये वो टैक्सेस हैं जिन पे हम करना नहीं चाहते। नंबर 4 जो बहुत अब अहमियत का हामिल है वो है डेथ या इनहेरिटेंस टैक्स। अगर हमने अपनी ये मुल्क में कोई इक्वालिटी की तरफ जाना है तो ये 4 चीजें हमें करनी है। हम ये 4 करना नहीं चाहते, इसका कोई IMF से ताल्लुक नहीं है। ये आई थिंक पाकिस्तान का फ्यूचर है इस वक्त। बदकिस्मती से ये बातें हैं कि अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि हम हर दफा शौक में डट के डाइटिंग का एक पूरा चार्ट बनाते हैं और उस पर शुरू हो जाते हैं, फिर अचानक 2-2.5 महीने बाद हम भूल जाते हैं और फिर जो 2-2.5 महीने पहले खाना खा रहे थे उससे दुगना खाना शुरू कर देते हैं। ऐसा ही है ना? जी, आप इसको बिल्कुल ऐसे ही समझ सकते हैं। और फिर ये होता है कि आपके एक्सटर्नल रिजर्व्स, आप हैरान होंगे कि आप जिस पे 2.9 बिलियन पे खड़े हैं, दिसंबर 2021 में 18 अरब डॉलर के करीब खड़े हुए थे। मतलब यू हैव लेट दिस वेल्थ गो वेयर द अथॉरिटीज शुड हैव बीन सो कॉग्निसेंट कि आप 18 से आज 3 अरब से नीचे आ गए हैं। ये 15 दिन की इंपोर्ट को कवर नहीं कर रहा। एक कंफर्टेबल लेवल पाकिस्तान के लिए, मैं बॉल पार्क हमेशा बोलता हूँ, 10 से नीचे सब कुछ मुश्किल है।
सो यू नो वी शॉर्ट टर्मिज्म में भी हमने अब सही नहीं किया। हालांकि पहले मैंने हमेशा देखा है कि पाकिस्तान की जो शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट है वो कुछ ना कुछ चलती रहती है, पर चूंकि इस दफा सारी ममालिक ने भी आपको कह दिया कि हम कुछ नहीं देंगे, तो आई थिंक वो भी मुश्किल में आ गई। और अब लेट्स होप के यू नो वी आर एबल टू डू दिस 9th रिव्यू दैट आई रियली फील के वी आई रियली फील वी आर इन डिफिकल्टी। ठीक है, चलें, अब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं हुई, पता नहीं, मैंने नहीं ख्याल कि आज शायद होगी। हम फिर भी इंतज़ार में एक वक्फा लेते हैं एंड विल बी राइट बैक। पीटीआई के सरबराह इमरान खान साहब को इस वक्त मुल्क में बहुत सारे लोगों से बहुत सारी शिकायतें हैं। अपनी हुकूमत गंवाने के बाद उन्होंने कौमी असम्बली से चले जाने का फ़ैसला किया। मीडिया के एक बड़े हिस्से को वो मुँह नहीं लगाते, इलेक्शन कमीशन को वो नहीं मानते। 2 सूबों में उन्होंने अपनी असम्बलियाँ तहलील की, लेकिन उसके बाद जो निगरान हुकूमतें आई हैं उनसे उनकी शिकायतें बढ़ती जा रही हैं। फ़ौज हो, ISI हो, उन पर इल्ज़ाम तराशियाँ चल रही हैं। सियासी मुखालफिन के साथ वो बैठने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि एक मुखालिफ पे तो उन्होंने कत्ल की साजिश का इल्ज़ाम भी लगा रखा है। ऐसे में खान साहब कहते हैं कि अगर उन्हें मुल्क में कहीं से भी किसी पे भी अगर कोई थोड़ा बहुत एतमाद है या उम्मीद है तो वो हमारी अदलिया हैं और उनके जजेज़ हैं। खान साहब बारहा ये कह चुके हैं कि अदलिया से वो अपील कर चुके हैं कि वो मामलात का नोटिस ले, खुदा करे कि वो आगे बढ़ें, वो बहरान के ख़ात्मे के लिए अपना किरदार अदा करें। आज भी उन्होंने एक इसी तरह का बयान दिया और कहा कि हमारे अदलिया को चाहिए कि वो आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आगे आए। ख़ुद अदलिया का क्या मूड है, हमारी सुपीरियर जुडिशरी जो है वो इन हालात को कैसे देख रही है? इस हवाले से आज सुप्रीम कोर्ट में नैब कवानीन के हवाले से एक मुकदमे की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस उमर अतिया बंदयाल साहब ने दिलचस्प कुछ रिमार्क्स दिए हैं, जिससे अदालत के मूड का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ये मामला है कौमी एहतसाब ब्यूरो यानी नैब में कवानीन में जो तब्दीलियाँ की गई, तरामीम की गई पार्लियामान की तरफ से, उनको खान साहब ने अदलिया में चैलेंज किया हुआ है। इस केस की जो समाअत है वो चीफ जस्टिस उमर अतिया बंदयाल साहब कर रहे हैं और उनके साथ हैं जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मंसूर अली शाह। आज की जो समाअत हुई उसमें चीफ जस्टिस साहब का कहना था कि उन्होंने आम इंतखाबात का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि मुल्क में तमाम मसाइल का हल अवाम के फ़ैसले से ही मुमकिन है। उन्होंने कहा कि मौजूदा पार्लियामान को तौर पर नामुकम्मल रखा गया है, जिसके बायस पार्लियामान की जो कानून साजी है उस पर सवालात उठ रहे हैं। चीफ जस्टिस साहब ने यह भी कहा कि दरख्वास्त गुज़ार इमरान खान साहब जो हैं वो कोई आम शहरी नहीं हैं, वो मुल्क की बहुत बड़ी पार्टी के सरबराह हैं और साबिक़ वज़ीर आज़म रह चुके हैं, इसलिए उनकी दरख्वास्त सुनना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि करप्शन का मसला पाकिस्तान में पहले दिन से है और माजी में हमने देखा है कि एक इंतहाई दयानतदार वज़ीर आज़म की हुकूमत 58(2)B के तहत बरतरफ़ की गई। आज अदालत ने इस केस की जो समाअत है वो फिर कल के लिए मौखर कर दी है। तो ये बातें चीफ जस्टिस साहब ने किस कॉन्टेक्स्ट में की? अदालत में हमारे डॉन के सीनियर रिपोर्टर नासिर इकबाल मौजूद थे, वो इस वक्त हमारे साथ फ़ोन लाइन पर हैं। नासिर इकबाल, ये बताइएगा कि चीफ जस्टिस साहब जो हैं, हमने देखा है माजी में भी हमारी अदलिया का बड़ा एक अहम रोल रहा है पाकिस्तान की सियासत के हवाले से, और जज साहिबान अक्सर जो है वो अपनी राय रिमार्क्स के तौर पे दे देते हैं। मैं पहले आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो उन्होंने बात की कि हमारे माजी में सिर्फ एक इंतहाई दयानतदार वज़ीर आज़म गुजर चुके हैं, तो ये इशारा किसकी तरफ था, किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात थी? शुक्रिया शाजिब साहब। बादल से जी कि ये जो जिस वज़ीर आज़म साहब का वो जिक्र करते वो मोहम्मद खान जुनेजो साहब थे, जिनके बारे में ये ओपिनियन है कि बहुत जेंटलमैन आदमी थे, बहुत ही नफीस शख्सियत थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो ये केस सुन रही है, ये सुप्रीम कोर्ट में ये एक इम्प्रेशन है कि इस मुल्क को जो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है वो करप्शन ने पहुँचाया है, और ये उनका ख्याल है कि ये जो नैब के भी जो मौजूदा अमेंडमेंट्स हैं ये इस तरह की तरामीम है जिससे कुछ मखसूस लोगों को इसका फ़ायदा पहुँचाया गया है, और ये उन्होंने मिसयूज़ किया है अपनी अथॉरिटी को, और जो करप्शन है उसकी वजह से मुल्क को नुकसान हो रहा है। और वो ये सुप्रीम कोर्ट, चूँकि आपको पता है 184(3) के अंदर जो पिटीशनें आती हैं सुप्रीम कोर्ट, जब तक ये साबित ना हो सके कि वो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ हुई है, मतलब उनकी वायलेशन में बुनियादी हकूक को वायलेट करती हैं, सलब करती हैं,
तो सुप्रीम कोर्ट अमूमन अपनी जजमेंट नहीं देती। तो सुप्रीम कोर्ट यही इस पे काम मतलब सोच रही है कि जो नासिर इकबाल ये बताइए कि आज की जो प्रोसीडिंग आपने सुनी, बुनियादी हक है, नासिर इकबाल, जब करप्शन होता है तो ये बुनियादी हकूक को सलब करने के मुतराफिक में भी आता है। तो चूंकि ये करप्शन मुल्क को घुन की तरह काट खा रही है, तो ये जरूरी है कि नासिर इकबाल, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, वसतुल्लाह खान आपसे सवाल करना चाह रहे हैं। आपको नासिर इकबाल, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, ये तो जाहिर है कि सबको पता है कि करप्शन इस मुल्क को खा रही है। आज की जो कार्रवाई है जो आपके इल्म में है, उसमें आपको सुप्रीम कोर्ट का जो मूड है वो नामुकम्मल पार्लियामेंट और इलेक्शन के जो इम्कानात की जो डिबेट चल रही है उस हवाले से क्या महसूस हुआ, ये बताएं ना। नहीं देखें, देखें महसूस तो यही हो रहा है ना कि वो जो हुकूमत के जो वकील हैं मखदूम अली खान साहब, उनके जो आर्गुमेंट्स है उनसे मुतमिन नहीं है और वो यही समझती है कि ये पिटीशन जो आए इमरान खान साहब हैं उनकी पिटीशन को वो एक्सेप्ट कर लें और 2-1 का फैसला आए। ये बजाय तो ऐसे ही लग रहा है और महसूस ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है ये डिसीजन दे देगी कि इमरान खान साहब के साथ ज्यादती, क्योंकि उन्होंने आज इसका जिक्र किया है कि इस वक्त मुल्क एक बहुत हिजानी कैफियत में मुब्तला है, क्योंकि पार्लियामेंट में एक मतलब माइनॉरिटी, अब तो वो माइनॉरिटी में चले गए हैं, एक बहुत ही अहम पॉलिटिकल पार्टी जिसकी बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी है वो मौजूद नहीं है और जो ये अमेंडमेंट हुई है इसमें कोई डिबेट नहीं हुई है और ये बिल्कुल तो नासिर इकबाल, बस ये जाहिर है कि अब कोर्ट का जो फैसला होगा वो तो हम देखेंगे। सिर्फ आखिर में आपसे एक छोटा सा सवाल कि ये जो जैसे आपने कहा ये अब नैब के कवानीन के हवाले से सारी बात है, तो इसमें ये आम इंतखाबात का जिक्र कैसे आया? मतलब उस पर तो दैट्स नॉट द इट्स नॉट अबाउट इलेक्शन। हम जानते हैं कि इमरान खान साहब उसका मुतालबा कर रहे हैं, उनके लिए सबसे ये अहम बात है, लेकिन उसका जिक्र कैसे हुआ यहाँ पे? देखिए वो बार बार यही कह रहे हैं ना कि वो चूंकि मुल्क हिजानी कैफियत में है तो सबसे बेहतरीन हल यही है कि लोगों के पास ये वापस भेज दिया जाए और वो अपनी डेस्टिनी अपने का खुद इंतखाब करें कि क्या करना चाहिए। तो इसलिए इसका बेहतरीन हल इलेक्शन है। ठीक है, बिल्कुल ये बेसिकली सुप्रीम कोर्ट का मकसद था। ठीक है, ठीक है। तो ये इस कॉन्टेक्स्ट में सारी बात हो रही थी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए यहाँ पर बहुत फैसलों में मारियो प्यूजो और गॉडफादर की कोर्ट्स भी चले हैं जी, तो कोई बात नहीं अगर किस बात को मतलब केस कोई और है और आपके दिल में जो बात थी आपने कर दी। अदलिया की बात हो रही है तो एक बड़ी मुझे ज़रार जो कुछ इंटरेस्टिंग जो एक दो जुमले लगे चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के, उनमें से एक ये भी था कि उन्होंने किसी कॉन्टेक्स्ट में ये बात कही कि स्पीकर की रूलिंग से मुताल्लिक जो सोमोटो नोटिस लिया गया था पिछले साल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तो उसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा था कि अगर उन्हें कहा जाए तो वो नवंबर 2022 जो कि गुजर गया है तब तक इलेक्शन करवा सकते हैं जी। अच्छा, ये जो है ये बड़ा, वैसे तो जाहिर है कि माजी का एक कोर्ट है चीफ जस्टिस की ज़बानी, लेकिन आज की जो सूरत हाल है जिसमें हर इदारा माजरत कर रहा है, मसलन फौज भी कह रही है कि हम बिजी हैं, सॉरी हम स्पेयर नहीं कर सकते, और पंजाब पुलिस और केपी पुलिस जो है वो अपने अपने उज़र दे रही है, वजारत ख़जाना कह रही है हमारे पास पैसे नहीं हैं। उस कॉन्टेक्स्ट में जब चीफ जस्टिस ये कहते हैं कि एक तरफ तो आप नवंबर 2022 में इलेक्शन करवाने को तैयार थे, तो अब मैं ये पूछ सकता हूँ कि मतलब मैं नॉट चीफ जस्टिस कि अब क्या मौत पड़ गई है? बात तो सही है सर, बात तो सही है। और कोर्ट की तरफ से ये चीज़ें हाईलाइट करना वो थोड़ा सा हमें एक इंडिकेशन मिलती है कि कोर्ट जो है उसको कैसे इंटरप्रेट कर रही है जो भी हालात हो रहे हैं। और हमने ये देखा है पिछले इस 1 साल के दौरान कि हर चीज़ कोर्ट के पास जाती है। आप कुछ भी कर लें, मतलब मुसलसल यार, तो लेकिन या तो कोर्ट में जाती है, हमारी सियासत कोर्ट में जाती है, हमारी मईशत IMF के पास जाती है और दोनों जगहों। हाँ, लेकिन मुझे ये एक जुमला मेरी समझ में नहीं आया जी कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में था चीफ जस्टिस का कि जी मौजूदा पार्लियामेंट को दानिस्ता नामुकम्मल रखा गया है।
यानी अब अगर पीटीआई इस्तीफे दे रही है इज्तिमाई तौर पे, तो फिर ये दानिस्ता नामुकम्मल जो है वो कैसे रखा जा सकता है, ये बात मेरी समझ में नहीं मुसद जो मैंने थोड़ा सा जो ये रिपोर्ट हुआ है जो मैंने देखा है उसमें मखदूम अली खान साहब का ये आर्गूमेंट था कि खान साहब तो अब पार्लियामेंट में है नहीं, तो अब वो या तो पार्लियामेंट का हिस्सा होते, नैब कवानीन में अपनी अमेंडमेंट्स लाते, लेजिस्लेशन का हिस्सा बनते, लेकिन ही चोज टू गो अवे है। तो चीफ जस्टिस का ये जुमला उस कॉन्टेक्स्ट में। दूसरे एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये हुई है कि इस्लामाबाद जो हाई कोर्ट बार एसोसिएशन है, कल हमने इस पर डिस्कस किया था ना कि अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट की तरफ जा रहा है जी, तो बार ने वो एक दरख्वास्त दायर कर दी है कि जी इलेक्शन कमीशन को केपी और पंजाब में इंतखाबात की तारीख के ऐलान का फौरी हुक्म दिया जाए। तो मेरा ख्याल है ट्रेन तो चल पड़ी है उस तरफ। मैं आपको एक और भी इंटरेस्टिंग चीज़ बता सकता हूँ जिसका इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है। अदलिया की बात हो रही है ना, तो ये 7 फरवरी को सीनियर एडिशनल रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट की जो मुल्तान बेंच है वो ख़त लिखते हैं किसको, मैनेजर मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम को। हाँ, और उन्हें कहते हैं कि जी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो ऑनरेबल जजेस हैं लाहौर हाई कोर्ट के, वो और उनकी जो पूरे फैमिलीज़ हैं वो चाह रहे हैं कि जी हम PSL की ओपनिंग सेरेमनीज़ में शिरकत करें और फिर हम मैचेस भी देखें। चनाचे आप 30 VVIP पासेस भेज दें, चेयरमैन बॉक्स दे हमें 30 VIP पासेस भेजें आप, और व्हीकल स्टिकर्स ओपनिंग सेरेमनी के लिए, और 25 पासेस हर मुल्तान में होने वाले मैच में। ठीक है, तो एक तो ये हुआ। अच्छा, थोड़े सा ये सोशल मीडिया पर भी गर्दिश कर रहा था, फिर शोर मचा थोड़ा सा, और उसके अगले दिन सीनियर एडिशनल रजिस्ट्रार कहते हैं कि जी वो जो मैंने खत लिखा था ना यार, वो गलती से मैंने आपके नाम भेज दिया, उसको थ्रो करें। सुनने में आया है कि सीजे साहब ने कहा है कि यार क्या करना चाहिए। वैसे अगर वो जाएं मैच देखने तो हमें खुशी होगी, हमें भी अगर पासेस मिल जाएं तो क्या बात है। टिकट खरीद ले तो कोई बात नहीं ना यार, हम भी तो खरीद के ही जाते हैं। सही है, बिल्कुल ठीक है। एक ब्रेक लेते हैं, फिर प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक। अब तक हम सुनते थे कि भारत में जो फिल्म बंदी करने क्रू जाता है या टेलीविज़न क्रू जाते हैं वो आम तौर पे मॉब वायलेंस का निशाना बनते हैं। ये वबा वहाँ पिछले 2-3 साल में बहुत फैली है, और संजय लीला भंसाली जैसे जो दिग्गज किस्म के फिल्मसाज हैं वो भी इसकी जद में आए हैं। बाइकआउट की भी होती हैं, पथराव भी होता है, फनकार ज़ख्मी भी होते हैं, अजीब एक धमा चौकड़ी होती है। तो हम समझ रहे थे ये भारत का मसला है, वहाँ तंग नज़री बढ़ रही है, लेकिन पता ये चला कि अब ये वबा हमारे यहाँ भी आ गई है कि जो फिल्म के यूनिट होते हैं या ड्रामा यूनिट होते हैं वो अपनी जान ख़तरे में डाल के शूट करते हैं फील्ड में। और उसका जो ताज़ा तरीन सबूत है वो 6 फरवरी जो पिछला पीर गुजरा है उसको मिला कि कराची का जो इलाका है PIB कॉलोनी, जमशेद क्वार्टर्स, मार्टन रोड, वहाँ फिल्मसाज नबील कुरैशी का एक फिल्म यूनिट शूट करने गया एक घर में। अच्छा, वो घर जो है वो अचानक नहीं गए, वो घर जो है उसका जो मालिक है वो किराए पे देता है। इसी तरह के वो ड्रामे के लोग आते हैं या फिल्म के लोग आते हैं, वो अपना शूट वूट करते हैं, मोहल्ले के लोग भी आदी हैं। लेकिन इस बार ये हुआ कि जब ये कैमरा क्रू अपने काम में मसरूफ़ था तो अचानक एक हुजूम इकट्ठा हुआ। 40 से ऊपर लोग, डंडे थे हाथों में, थोड़े बहुत हथियार भी थे, तो वो घर में घुस गए और जो टीम थी वो उनके रहमो करम पे आ गई। फिल्मसाज नबील कुरैशी भी थे, अदाकारा हिरा मानी थी, अदाकार सलमान साकिब थे, सीनियर एक्टर गुल राना थी, क्रू मेंबर्स थे, पूरे इक्विपमेंट के साथ थे। तोड़ फोड़, गालम गलोच, बटवे छीन लिए गए, मोबाइल छीन लिए गए, 5 क्रू मेंबर ज़ख्मी हो गए। जो ख़वातीन थी उनके साथ बदतमीज़ी हुई, 1-2 बच्चे भी थे, वो उनको हिरासा किया गया। तो एक अजीब तूफ़ान बदतमीज़ी है, और ख़ुद जो मालिक मकान है उसको भी मारा पीटा गया। तो ये एक अपनी नौयत का पहला वाक़या है। उससे पहले हैरासमेंट का तो सुना था, लेकिन ये अपनी नौयत का पहला वाक़या है। तो एक जो विक्टिम है यानी सीनियर अदाकारा गुल राना, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। गुल, थैंक यू सो मच कि आप, हाँ, हालांकि ये कोई अच्छा मौजू नहीं है, लेकिन बहरहाल मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये आम तौर पे आप लोग जब इस तरह आबादियों में शूट करते हैं तो कुछ मोहल्लों में लोग एतराज़ करने वाले हर जगह ही होते हैं, लेकिन इस तरह जो एक मॉब बना और मॉब की शक्ल में जो अटैक हुआ, तो क्या ये मालिक मकान का झगड़ा था कि 2 हमसाए जो हैं वो मॉब लीड करते हुए आ गए,
या मोहल्ले वालों को ये बात पसंद नहीं आई, या अचानक से ये सब हो गया? ये आपको क्या इत्तला है अब जो खुल के सामने आ रही हैं बातें? जी हेलो जी गुल, आपको आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम सर, और मेरे शुक्रिया की बजाय आपका शुक्रिया। कैन यू हियर मी? जी जी जी, आवाज आ रही है। अच्छा, क्योंकि आपकी आवाज जरा कट कट के आ रही है, तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया ये बात करने का। लेकिन आप ये वजह अगर पूछना चाहें तो शायद थोड़ी सख्त बात लगे, लेकिन मेरा ख्याल है वजह हम खुद है। वो सर हम खुद है वजह इस चीज की। बताएं। इतनी एक लफ्ज है, उसको कहते हैं शुतर बेमुहार। तो शुतर बेमुहार हम खुद करते हैं, और मेरी नाक़िस अक्ल ये कहती है कि जहाँ जुल्म होता है, मैं जुल्म वाले को समझती हूँ कि वो उससे बड़ा जालिम है, कि वो जब तक जुल्म सहता रहेगा जुल्म की तादाद बढ़ती रहेगी। तो ये हम हैं जो उन बेस, मुझसे किसी ने पूछा कि बेस क्या थी, मैंने कहा कि बेस तो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ ना कह के, कुछ ना बोल के। क्योंकि मेरे चंद दोस्त अहबाब हैं जो अभी भी इस चीज से हैं कि जी आप ये सब कुछ आप ये ना कहें, ये ना इस तरह बढ़े, आपकी खराबी होगी, लोग आपको बुरा कहेंगे। तो यही सोच सोच के मैं समझती हूँ इस मुआशरे की, हमारे मुआशरे की ये जो सोच है कि बस चुप हो जाओ, कुछ ना कहो। गुले राना, ये बताइए, ये जो वाकया है इसके बारे में कुछ मालूम है आपको कि इसकी वजह हुई थी? आपको ये मालूम है? ये हम जानना चाह रहे हैं। वजह बता तो दी मैंने आपको। अच्छा गुलेराना साहबा, ये जो जी अभी आपने जो कहा कि हमने ही बेस बनाया है कि हम सह लेते हैं, हम खामोश होते हैं, इससे मुझे लग रहा है कि शायद ये इस तरह का पहला वाकया नहीं है। तो क्या आप ये कह रही हैं कि इस तरह के वाकयात पहले भी हुए हैं और उन पर बात नहीं हुई या उनको दबाया गया? जी जी बिल्कुल। मतलब मुझे इसमें कहने में कोई आर नहीं है कि वो यही होता है कि जी चले छोड़े जाने दें, किन चक्रों में पड़ते हैं, जाने दें, अपनी जानों की खैर मनाएं, हो गया चले जाने दें। अब बैठ के सब कुछ होने के बाद बैठ के सुलह सफाई, मैं मानती हूँ सुलह सफाई अच्छी बात है, लेकिन सुलह सफाई के बाद दोबारा तो ये चीज ना हो। सुलह सफाई का मकसद ही यही है कि दोबारा ये चीज ना हो। लेकिन एक दफा, दो दफा, और फिर आप छोड़ दीजिए इस शूट को छोड़ के अगर मैं कोई दूसरी बात करना चाहूँ तो मैं समझती हूँ बुरा मनाने की बात ना होगी। ये हमारी प्रैक्टिस हो गई है। अगर हम इस वाक्य से हटके जरा सा बाहर जाए, लगेगा आपको कि इर्रेलेवेंट बात है, लेकिन ये जो हम जाते हैं वो हमसे 239 की जगह 240 चार्ज कर लेता है। वी डोंट से एनीथिंग। जो 1 रुपए के लिए लड़ता है लोग उसको अजीब तरीके से देखते हैं, और उसमें हमारे दोस्त अहबाब शामिल। गुले राना, ये जो हैरासमेंट के वाकयात है ये क्यों होते हैं? नॉर्मली क्यों होते हैं? ये जानना चाह रहा हूँ। इस तरह के जो वाकयात हैं हैरासमेंट के, क्यों होते हैं? इस तरह के वाकयात हैरेसमेंट के जो होते हैं वो मतलब मुआशरा इस हद तक आगे चला गया है वसतुल्लाह खान साहब कि अब जिस फाय की हैरेसमेंट हो रही है उस पे तो हमारी बात करनी ही बेकार लगती है, क्योंकि वो इस पाए पे चली गई है कि उसको वापस लाने में मेरा ख्याल है कितनी ही चीजें तबाह और बर्बाद हो जाएंगी। जो कि मुझे समझ है, मैं कोई थोड़ी सी अकल रखती हूँ, मैं मानती हूँ कि इसके लिए कदम बढ़ाने में कोई आसानी नहीं है, मुश्किल है। लेकिन जब तक कोई एक शख्स, जब आप ये देखिए ना कि बुराई में जब इतनी ताकत है कि उसने हम 75 लोगों को और साथ में जो और लोग थे उनको भी जो है वो सबको ऑलमोस्ट यरगमाल बना लिया। तो अगर हम अच्छाई की तरफ कदम बढ़ाएंगे, चाहे वो एक ही हो, तो क्या उसका रिजल्ट नहीं निकलेगा? गुलेराना जी, आपको हम एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि प्लीज आप जो है एग्जैक्ट वजह बयान कर सकें। जर्नल अगर आप ना करें तो दैट विल बी ग्रेट। वक्त खत्म अनफॉर्चुनेटली। वजह मैं आपको बता रही हूँ कि जब कोई वजह ही ना हो तो उसको वजह जबरदस्ती बना के अगर बयान करना चाह रहे हैं
तो दैट इज डिफरेंट। कोई वजह ही नहीं थी, हम तो वहाँ काम कर रहे थे। हाँ बिल्कुल, लेकिन चलिए अच्छी बात तो कहना थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन थैंक यू अभी हमारे पास टाइम जरा खत्म हो रहा है, लेकिन अच्छी बात है कि कम से कम इन्होंने अपनी आवाज उठाई है। फैसल नबील कुरैशी ने भी अपनी आवाज उठाई है। अब इससे कोई फर्क पड़ेगा? बहरहाल मैंने सुना है FIR हुई है, कुछ लोग अरेस्ट भी हुए हैं। FIR हुई है, जो पड़ोसी है उसके ऊपर। हाँ जी, तो चलें फिलहाल प्रोग्राम को हमें यहीं ख़त्म करना है। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़, शब बख़ैर।